है, रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा है और ऑपरेटिंग नंबर इंटैक्ट है जैसे पिछली बार थे। पार्थिव, आपका कमेंट। देखिए, डेफिनेटली ऑपरेशनल फ्रंट पे नंबर्स बहुत अच्छे हैं। रिलायंस जैसी कंपनी में रेवेन्यू में कभी कभी हम देखेंगे कि पोल के मुताबिक थोड़ा प्लस माइनस रहेगा, बिकॉज उसके अंदर क्रूड का एलिमेंट रहता है और रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स भी रहते हैं। विज अगर हम देखें तो ऑपरेशनली क्वार्टर और सालों साल आई थिंक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और एक बात हम जानते हैं कि O2C के अंदर इस क्वार्टर के अंदर जो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन थे करीबन $8.4 के आसपास थे। अभी रिलायंस जीआरएम्स ओपनली डिस्कस नहीं करते, लेकिन ऐसा अनुमान है कि $4 से $5 ज्यादा रहेंगे। तो 11.4 की अनुमान थी कि जीआरएम्स उसके आसपास रहे। लेकिन जो अच्छी बात है इस बार जो पेटकेम सेगमेंट है दैट वाज गोइंग टू फायर, बिकॉज पेटकेम सेगमेंट के अंदर हम जानते हैं कि यूएस से जो इथेन ये लोग उनके खुद के कैरियर से इंपोर्ट करते हैं, वहां पे 48% डिक्लाइन रहा। सो काफी एनर्जी फीड स्टॉक कम थे, क्रैक्स अच्छे थे, और चाइना ओपनिंग की वजह से हम जानते हैं कि पेटकेम में डिमांड रिजनेबली अच्छी थी। और ओवरऑल दूसरे बिजनेस की बात करें तो हमने जियो का नंबर्स ऑलरेडी आते हुए देखे, वो वहां पे भी आई थिंक टोटली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है। 34 लाख जितने सब्सक्राइबर्स ऐड की है, तो ये भी अच्छी बात है। और दूसरी बात हम जानते हैं कि रिटेल के अंदर जो फुटफॉल्स है काफी स्ट्रॉन्ग थे, तो सालाना 22% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो डीमार्ट के अंदर हमने देखा 18% का ग्रोथ है। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि जिस तरह के नंबर्स अभी तक आए हैं, आई थिंक दे आर वेरी गुड ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग नंबर्स। रिलायंस के 3 मेजर डिविजन है, जिसमें से O2C हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसा रहा है नंबर। और इवन रिटेल और जियो का जैसे जैसे नंबर आएगा हम ज्यादा देखेंगे रिटेल में, लेकिन रिटेल और जियो इज द ड्राइवर फॉर द बिजनेस ऑफ रिलायंस ऑफ ओवरऑल कंसोलिडेटेड नंबर्स। ओके, शरद, आपको कैसे लगे प्राइम नंबर? ब्रॉडली मुझे लगता है इन लाइन विद एस्टिमेट्स हैं। इबिटा और पैट के लेवल पे थोड़ा सा मिस है, बट बहुत मार्जिनल मिस है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में 50-100 करोड़ का डिफरेंस है हमारी एक्सपेक्टेशन से, तो ज्यादा फर्क नहीं है मेरे हिसाब से। इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, और ज्यादा ध्यान हमारा इस पे रहेगा कि आने वाले समय के लिए जो वो न्यू एनर्जी वाला सेगमेंट है उसमें कंपनी कैसे गाइडेंस देती है, और इसके अलावा जियो फाइनेंशियल से रिलेटेड क्या अनाउंसमेंट्स आती है। ओके, अच्छा, जो अभी प्रेस रिलीज है मेरे सामने जो एक्सचेंजेस के साथ शेयर की उन्होंने, उसमें जो टोटल इनकम का कंसोलिडेटेड नंबर निकल के आ रहा है क्वार्टर में, वो 30 जून 2023 को एंडिंग क्वार्टर में 2,14,644 करोड़ है। इसमें अदर इनकम भी है 3,800 करोड़ की, और इसको पिछले साल के हिसाब से देखें तो जो 2,24,000 करोड़ के आसपास बनती थी। YoY इसका मैं कंपेरिजन लेके चल रहा हूँ। तो अगर प्योरली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम देखें तो 2,10,000 करोड़ है, जो पिछली बार 2,22 था। तो स्लाइटली रेवेन्यू में कम है, जिसका कारण था कि क्रूड में गिरावट देखने को मिली, तो आपको डेफिनेटली वॉल्यूम पे इसका इम्पैक्ट आया होगा। वही इम्पैक्ट क्रैक्स पे भी आया होगा। इसके अलावा अगर हम देखें दूसरे और नंबर्स में, यस, तो इसमें जो O2C का नंबर आ रहा है वो भी हमारे सामने स्क्रीन पे है आपके सामने। जो O2C नंबर है 1,33,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू क्लॉक किया है O2C में, यानी ऑयल टू केमिकल वाले बिजनेस में। ये नंबर वहाँ से निकल के आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे आप शरद, कि चूंकि इस बार जो है पूरे ग्लोबली हमने देखा कि बहुत ज़्यादा क्रूड में डाउनवर्ड वोलेटिलिटी देखने को मिली है, लगातार नीचे के, अभी स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर आता हुआ देखने को मिला है, तो इसकी वजह से क्रैक्स में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट कहें या कहें कि वो स्टेबलाइज हो रहा है, उसका फायदा मिलेगा आने वाले समय में मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। खास करके जीआरएम्स में स्टेडी रहना चाहिए नंबर्स को, और बीच में यूक्रेन रशिया टेंशन की वजह से जो रशिया से ऑयल वगैरह ले रहे थे, और कंपैरेटिवली बाकी ऑयल के कंपैरिजन में इतना मार्जिन नहीं बन रही थी। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में जैसे इंडिया की डिमांड ट्रैजेक्टरी है उसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, और इनकी जो रिफाइनिंग है वो हेवी क्रूड रिफाइनिंग है, कॉम्प्लेक्स रिफाइनिंग है, जहाँ ऑब्वियसली मार्जिन कंपैरेटिवली बेटर होनी चाहिए। पेटकेम में भी हमें लगता है कि ग्रेजुअली प्राइसेस स्टेबिलाईज हो गए हैं। लास्ट शायद हफ्ते भर पहले भी पीवीसी के कुछ प्राइसेस बढ़ाए हैं रिलायंस ने। तो मुझे लगता है ब्रॉडली जो टोटल चेन है वहां पे आपको O2C में अब यहाँ से ज्यादा आपको डेटोरियोरेशन नहीं दिखेगी, रादर इंप्रूवमेंट या स्टेबल नंबर्स ही आने चाहिए। ओके, अच्छा, और ब्रेकअप इसमें शेयर करूँ आपके साथ। सेगमेंटल वैल्यू और सेल्स सर्विसेज, जिसको टोटल आप रेवेन्यू मान सकते हैं, ऑयल टू केमिकल का O2C का है 1,19,808 के आसपास बनता है, जो पिछले क्वार्टर में यानी पिछले साल कि इसी क्वार्टर में 30 जून 2022 में 1,52 के आसपास था। इसी सेगमेंट का जो ऑयल एंड गैस है वो 4620 था, जो पिछली बार 3600 था।
डिजिटल सर्विसेज इसी के अंदर 769, जो पिछली बार 369 थी, और फ्यूल रिटेलिंग का जो आंकड़ा आया है वो चूंकि एकदम इनिशियल स्टेज में है तो 20-21 करोड़ के आसपास के यहाँ पे टोटल ग्रॉस सेल्स वैल्यू अगर हम देखें तो ये आती है 1,25,000 करोड़ के आसपास, ये यहाँ दिख रहा है। और सेगमेंटल रेवेन्यू अगर हम एबिटा के टर्म्स में देखें कि ऑपरेटिंग नंबर कैसे थे, तो ऑयल टू केमिकल का ऑपरेटिंग नंबर 13,153 करोड़ के आसपास यहाँ निकल के आया। लेकिन इससे कुछ देर पहले जो जियो के नंबर आए थे वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। जियो इन्फोकॉम के नेट प्रॉफिट में 12% की ग्रोथ थी, 4,863 करोड़ आया था ये, और रेवेन्यू जो है इनका 10% बढ़ के 24,042 करोड़, और मार्जिन 50.1 से बढ़कर 50.3। पार्थु, ये नंबर ठीक लग रहा है आपको जियो इन्फोकॉम के? एब्सोल्युटली, आई थिंक जियो के अंदर जो नंबर्स है वो टोटली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। और जैसे मैंने बताया कि 34.5 लाख जितने सब्सक्राइबर्स ऐड हुए, और हम जानते हैं पिछले 3-4 क्वार्टर से मैनेजमेंट की कमेंट्री यही रही है कि उनका जो कस्टमर चर्न है, दे आर एक्सपेक्टिंग मोर ऑफ द पोस्टपेड कस्टमर्स जो हायर आरपू कस्टमर्स रहते हैं। तो उस लिहाज से हम देख रहे हैं कि वो इंप्रूवमेंट इज इन लाइन विद दी एक्सपेक्टेशन। प्लस हम जानते हैं कि जियो इज डेफिनेटली टारगेटिंग जो 2G सब्सक्राइबर बेस है, जो उन्होंने नया लो कॉस्ट फोन लॉन्च किया है, तो ये सब्सक्राइबर बेस एडिशन आने वाले क्वार्टर्स में बहुत फास्ट पेस से ग्रो हो गए, तो विच इज ऑलवेज अ गुड थिंग। और जिस तरह का एबिटा मार्जिन है इंडस्ट्री लीडिंग है, बिकॉज हम जानते हैं कि जियो के अंदर ऑलवेज एक ऑपरेटिंग लेवरेज का प्ले रहता है। जैसे जैसे आरपू बढ़ता है हम देखते हैं कि एबिटा मार्जिन्स में और इंप्रूवमेंट होती है। जो सालाना एबिटा मार्जिन्स करीबन 50% के आसपास थे, अभी 52.3% हो गए, और आरपूस की ट्रेजेक्ट्री हमें लग रही है आने वाले 1-2 साल में अपवर्ड ही दिख रही है। उनके जो पीयर्स है जैसे कि भारती बता रहे हैं कि मिनिमम आरपू 200 के आसपास होना चाहिए, और हम ये चीज देख रहे हैं कि आरपूस आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। तो जो थर्ड प्लेयर है आइडिया वोडाफोन, वहां पे काफी सब्सक्राइबर्स लीड हो रहे हैं, तो उसका चर्न का बेनिफिट डेफिनेटली जियो इन्फोकॉम जैसी कंपनी को हो रहा है। और ये बिजनेस तो बहुत वाइटल है, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सालाना 15 से 20% का ग्रोथ आने वाले 3 से 5 साल में दिखने वाला। ओके, क्विकली आपके सामने नंबर में समराइज कर दूं तो वो आपको ज़्यादा इजी देखने में लगेगा। जो पूरा नंबर निकल के आया, एबिटा 41,982 करोड़ था, जो साल दर साल 5% की ग्रोथ दिखा रहा है। ये एक्सेप्शनल है, इसको कॉन्टेक्स्ट में समझिए, क्योंकि FY23 का जो Q1 था वहाँ पे एक्सेप्शनली हिस्टोरिकली बहुत हाई नंबर था, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना चाहिए। O2C इम्पैक्ट हुआ, जैसा मैं आपसे लगातार कह रहा था कि जो फ्यूल क्रैक्स हैं वो गिरे हैं एनर्जी मार्केट में, उसकी वजह से इस क्रैक्स में 60-70% तक की गिरावट आई है, उसकी वजह है। और PVC डेल्टा वीक हुआ है, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है यहाँ पे। लेकिन डिजिटल सर्विसेज में एबिटा आप देखेंगे तो 13,721 करोड़, 17% की ग्रोथ है। रिटेल का एबिटा 51,151 करोड़, 33.8% की ग्रोथ है। ऑयल टू गैस में एबिटा नंबर पे आपको 47% की ग्रोथ है, जो 4,000 करोड़ है। और O2C का एबिटा 15,271 करोड़, जहां पे 23% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि क्रैक्स में इंपैक्ट आया है हिस्टोरिकल हाई कॉन्टेक्स्ट में, प्लस क्रूड की वजह से, उसको अगर आप इसमें एडजस्ट करें तो नंबर आपको काफी इंप्रेसिव दिखेगा डिजिटल, रिटेल, O2C और ऑयल एंड गैस के सामने। फाइनल कॉल आप लोगों की क्या रहेगी शरद? अब सारे नंबर लगभग हमारे सामने आ चुके हैं, फाइनल कॉल आपकी क्या है? मुझे लगता है अभी भी हम 3,031 रुपए के आसपास के लक्ष्य लेके चलेंगे। और मुझे लगता है जियो फाइनेंशियल वाला एक बोनस था जो पहले से भी SOTP में हम कंसीडर नहीं कर रहे थे, तो वो एक एडेड एडवांटेज है, उससे हमारी लॉन्ग टर्म जो वैल्यूएशन है स्टॉक की उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो 3,000 से 3,100 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से लेके चलना चाहिए। पार्थिव, आपकी फाइनल कॉल? ये हमारा ऐसा मानना है कि SOTP बेसिस पे, और अभी स्पेशली जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का प्राइस डिस्कवरी हमने देखा है जो करीबन 261 के आसपास है, हम पहले से ऐसे मानते थे कि रिलायंस की जो फेयर वैल्यू SOTP बेसिस पे और करंट अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी पे तो 3,000 का टारगेट होना चाहिए। अभी वो 3,000 में से करीबन 250 जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का अगर मैं प्राइस वैल्यू निकाल दूं, तो हमारा ऐसा मानना है कि जिस तरह का बिजनेस मोमेंटम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्स ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज करीबन 2850 का टारगेट रख के चल सकते हैं। बिकॉज ये जो वैल्यूएशन हम दे रहे हैं काफी कंजर्वेटिव दे रहे हैं, बिकॉज विच कम्स टू अराउंड 8 टाइम्स FY25 EV एबिटा मल्टीपल, जो इस तरह के कॉन्ग्लोमरेट के लिए बहुत अच्छी है। होपिंग फॉर द फैक्ट कि AGM में नए ट्रिगर्स आके उभरे, जिसमें लगता है कि मैनेजमेंट डीमर्जर की बात करेंगे, और इस तरह का डीमर्जर होता है तो हमने देखा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में कैसी अच्छी वैल्यू अनलॉक हुई। तो सिमिलर लाइंस अगर दूसरे बिजनेसेस में डीमर्जर की बात होती है तो आई थिंक दैट विल बी एन एडेड ट्रिगर फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। परफेक्ट। तो 3 सेगमेंट में रिटेल के नंबर बेटर,
जियो प्लेटफॉर्म्स के डिजिटल के नंबर बेटर, ऑयल एंड केमिकल या रिफाइनिंग का पूरा O2C बिजनेस लें तो वहाँ पे क्रैक्स में इम्पैक्ट की वजह से नंबर आपको थोड़े से कम दिखेंगे एज कम्पेयर टू Q1 पिछले साल, वो क्योंकि वो एक्सेप्शनली बेटर क्वार्टर था। और आरपू 180 रुपये 50 पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजे